Hello, good morning, guys. This is Sambhav Kumar from Aditya Classes. We are doing the remaining part of chapter, which is political parties. ठीक है, पूरा का पूरा अगर हम लोग सिविक्स के सिलेबस का ओवरव्यू मतलब करें अगर, तो पहला चैप्टर हम लोगों ने पावर शेयरिंग पढ़ा था, दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था फेडरलिज्म पढ़ा था, तीसरा चैप्टर पढ़ा था डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चौथा चैप्टर पढ़ा है हम लोगों ने जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और पांचवा चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो हम लोगों ने किस तरीके से एवोल्यूशन देखा। सबसे पहले देखा कि भाई एक सही तरीके का लॉ, एक सही तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से क्या कर सकता है, हमारे जो पूरा सोसाइटी है, पूरे सोसाइटी का कंडीशन को सुधार सकता है या बिगाड़ सकता है। एक लॉ कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। उसी के केस हम लोगों ने देखा था पावर शेयरिंग में, आपका बेल्जियम वाले पार्ट में देखा था। फिर श्रीलंका वाला देखा था किस तरीके से लॉ अगर गलत बनाया गया, अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, एक देश में जितने भी डाइवर्स ग्रुप रह रहे हैं, अगर उसके हिसाब से हम लोगों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। और उसका हम लोग को रिजल्ट दिख गया था पहले ही श्रीलंका वाला केस में और बेल्जियम वाला केस में। फिर हम लोगों ने भाई पावर अगर डिवीजन हो वहाँ पे गवर्नमेंट के बीच में तो किस तरीके से हो, फेडरलिज्म क्या होता है, ये एलिमेंट ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म क्या स्ट्रेंथन करता है, क्यों जरूरी है, ये सब हम लोगों ने देखा था। फिर तीसरा चैप्टर हम लोगों ने देखा कि विच इज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाई इट्स वोटर एंड और इट्स पीपल। ठीक है, डायरेक्टली ये बोल सकते हैं। डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या क्या कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं, किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मेजोरिटी का व्यू चल सकता है, तो उसको कैसे टैकल करना किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा भाई इतना हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था। तो भाई इसको करता कौन है, आखिर डेमोक्रेसी को चलाता कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करता कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल पार्टीज ही करती है। तो इस चैप्टर में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है, उनका एजेंडा क्या होता है, नीड है कि नहीं है, ये सब हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव। ठीक है, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन कौन देता है वो समझ लेते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी रिकॉग्नाइजेशन वगैरह मिलता है वो कहाँ से मिलता है वो देखते हैं हम लोग। जैसे देख लीजिए, एक हमारा पहले हमारा था रिलीजियस लॉ बुक के हिसाब से। रिलीजियस लॉ बुक के हिसाब से हमारा सोसाइटी क्या होता था, सोसाइटी रन करता था, सोसाइटी रन करता था, सोसाइटी चलता था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। ठीक है, बहुत सारे सिविल राइट मूवमेंट हुए। और वी कैन इजिली से आफ्टर आफ्टर मेनी स्ट्रगल्स, मेनी स्ट्रगल्स। ठीक है, मेनी स्ट्रगल्स हम लोग को क्या मिल गया, फाइनली एक अपना राइट्स मिला। ठीक है, उस राइट्स को हम लोग किस तरीके से चलाएंगे, मतलब ये सब करने के बाद हमारा एग्जैक्टली क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको क्या मिला, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा है कि हमारा देश किस हिसाब से चलेगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, लेजिस्लेशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कौन कौन से गवर्नमेंट हेल्प करेंगे गवर्नमेंट को चलाने में, पीपल का क्या रोल होना चाहिए, पीपल क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, पीपल का क्या फंडामेंटल राइट होगा, पीपल का क्या ड्यूटीज होगा, लीगल राइट क्या होगा किसी भी सिनेरियो में। ठीक है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। उसी तरीके से भाई इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए। अगर मान लो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया रहता तो कौन इलेक्शन कंडक्ट करवाता, कोई नहीं इलेक्शन कंडक्ट करवाता। फिर जो मजबूत रहता है, जिसके पास पावर रहता है, वो कहता कि हम सरकार चलाएंगे। यही बात है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन का क्या दिया गया है, प्रोविजन दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है, इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन का क्या दिया गया, प्रोविजन दिया गया है, प्रोविजन दिया गया है। इलेक्शन कमीशन में क्या दिया गया है, प्रोविजन दिया गया है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन एक ऐसा ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या कराएगा, इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, देखेगा कि पार्टीज क्या होनी चाहिए, उसमें कितना मेंबर है, वो जो मेंबर है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है बहुत अच्छे तरीके से कि किसी को भी एमपी बनना है, एमएलए बनना है तो उसको 25 साल का होना चाहिए। राज्यसभा का एमपी एमएलए बनना है, राज्यसभा का एमपी बनना है तो उसका 30 साल होना चाहिए। प्रेसिडेंट बनना है तो 35 साल होना चाहिए। किस किस तरीके से सिनेरियो है उसको क्या करेगा, चेक करने का काम कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी
क्या रूल होना चाहिए, क्या किसी कितना पैसा यूज कर सकती है, कितना पैसा यूज नहीं कर सकती है। हो सकता है ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा अमीर हो तो वोट खरीद ले लोगों का, ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर दे, उसके पास मसल पावर ज़्यादा हो, मनी पावर ज़्यादा हो, लोगों को पब्लिक ओपिनियन सेव कर दे। अभी बहुत सारा चीज़ होता है कि मीडिया को खरीद ले, ठीक है, तो बहुत सारा पब्लिक ओपिनियन को सेव करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट का यूज किया जाता है। तो जिसके पास पैसा होगा ऑटोमेटिकली उसको जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। पूरा का पूरा प्रोविजन में क्या होना चाहिए, उसका पार्टीज कैसे रिकॉग्नाइज होंगे, तो इसको कौन सब देखता है, सबको देखता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो अभी कितना है इंडिया में, इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विथ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। मोर देन 750 पार्टी आर रजिस्टर्ड विथ इलेक्शन कमीशन। 750 पार्टी से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के पास क्या है, रजिस्टर्ड है। बट नॉट ऑल दिस पार्टी आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन। पर कोई सीरियस कंटेंडर नहीं है। बस वही वाला बात है कि यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एग्जाम दे रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, कुछ लोग बस फॉर्म भर के बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो ये लोग भी क्या किए हैं, बस अपने आप को पार्टी एक बना के तो दिखा दिए हैं और वहाँ पे बैठे हुए हैं। बस सारे के सारे जो क्या होते हैं, कंटेंडर नहीं है, ठीक। तो द क्वेश्चन देन इज हाउ मेनी मेजर एंड इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। हम लोग बोलेंगे कितना पार्टी होना चाहिए भाई। हाँ, हम लोग जैसे हमारे यहाँ देखेंगे तो आरजेडी है, बीजेपी है, मतलब कितना पार्टी होना चाहिए एक डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। तो वहीं हम लोग को क्या देखना है, पार्टी सिस्टम देखना है कि किस देश में कितना पार्टी है, कितना मेजर पार्टी है, कितना माइनर पार्टी है। कुछ ऐसे भी पार्टी हैं कि जो मतलब बस नाम लिखवा दिए हैं अपना, और तो वही बात है कि कोचिंग में नाम लिखवा लियो, पढ़ने आ नहीं रहे हो, ठीक। तो वही वाला बात है कि इलेक्शन कमीशन में बस रजिस्टर करवा दिए हैं, इलेक्शन लड़ते हैं तो मन से नहीं लड़ते, एक भी सीट नहीं निकाल पाते हैं, बस ऐसे ही नाम भर का पार्टी है वो, ठीक। तो वही हम लोग को देखना है। तो पहला क्या देखेंगे हम लोग, पहला देखेंगे हम वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम, एक पार्टी सिस्टम क्या होता है, इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, these are called one party system. The system is not considered as a good option for democracy. अब खुद सोचिए, मान लीजिए हम लोग डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं, पीपल, तो पीपल होंगे क्या होंगे, फ्री होंगे किसी को वोट देने के लिए, ठीक। और मान लीजिए हमारे देश में एक ही पार्टी होती, अच्छा करती या बुरा करती, सिर्फ वही इलेक्शन लड़ सकती है, तो ये डेमोक्रेसी का एलिमेंट कहाँ से हो गया। ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी का एलिमेंट नहीं, हमारे पास चॉइसेस ही नहीं है भाई, वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, बनाना उसी को। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना। चाइना में पार्टीज हो सकता है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पिछले क्लास में आप लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा होगा तो चाइना का एग्जाम्पल देखा होगा। वहाँ पर पार्टी एक ही है, अगर किसी को इलेक्शन लड़ाना होता है तो जब तक से वो कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं आता वो इलेक्शन लड़ नहीं पाता है, नहीं तो फिर गायब हो जाता है। तो एक ही पार्टी है, मतलब अल्टीमेटली हम मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे, वो अच्छा करे चाहे बुरा करे उसको वोट देना ही देना है। तो पीपल का रूल हो गया, सेल्फ रूल हो गया। डेमोक्रेसी का एलिमेंट था सेल्फ रूल और पीपल्स रूल। तो क्या पीपल्स रूल कर पाएंगे, नहीं। जो है, जो सरकार में बैठा हुआ है, जो पार्टी में बैठा हुआ है, वही लोग रूल करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, एक पार्टी सिस्टम हमारे पास चॉइसेस का क्या हो जाएगा, स्कैसिटी हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉट गुड फॉर ए डेमोक्रेटिक सेटअप, ठीक है। ये वाला सिस्टम है। चलिए आगे देखते हैं हम पार्टी सिस्टम क्या होता है। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, इन सम कंट्री पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज, ठीक है। सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है, एक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, पब्लिकन पार्टी, पार्टी है तुम आपका डेमोक्रेटिक पार्टी, पार्टी, ठीक है। ठीक, मतलब यहाँ पे दो पार्टी हैं, पीपल के पास एटलीस्ट कम से कम दो चॉइसेस हैं कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे दो पार्टी में से किसी एक पार्टी को वोट देके, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प किस पार्टी से है, रिपब्लिकन पार्टी से है। डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन है भाई, जो अभी का करंट प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वही वो हो गए डेमोक्रेटिक पार्टी से, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम में भी यही सिमिलर इसी टाइप का दो पार्टी चलता है। तो अगर मान लीजिए डेमोक्रेटिक एलिमेंट के लिए अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी के लिए सही है एक तरीके से कि एक पार्टी खराब करेगा तो दूसरे पार्टी को वोट देगा, कम से कम उसको तो इस बात का डर रहेगा ना कि हम कुछ गलत ना करें, नहीं तो अगली बार क्या करेंगे, सत्ता से चले जाएंगे, हार जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम है टोटल का टोटल। अब मल्टी पार्टी पार्टी सिस्टम देख लेते हैं। और एक और चीज़ इसमें देखना है, ये जो दो दो स्टेट है ना, यहाँ पे देखा जाए, ये दो स्टेट में टू पार्टी सिस्टम होने का कारण भी क्या है कि यहाँ पे
आपको मतलब इन दीज स्टेट ठीक है डाइवर्सिटी इज नॉट सो रिच। ये भी एक कारण हो सकता है क्या होने का, दो पार्टी सिस्टम होने का। ठीक है, हम अपने केस में बात किए थे कि यहाँ पे कितना हमारे यहाँ लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ कास्ट के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ रिलीजन के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ पैट्रोटिक होने पे भी डाइवर्सिटी है। पैट्रोटिक होना मतलब, और मान लीजिए नेशनलिस्ट होना, नेशनलिस्ट होना मतलब अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जताना, अपने राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव प्रकट करना। ठीक है, तो ये नेशनलिज्म हो गया। पैट्रियोटिक क्या हो गया कि मान लीजिए एक टाइप का नेशनलिज्म का ही एक छोटा भाई है, जैसे हम बिहारी हैं, तो अगर बिहार से हमको प्रेम है तो हम क्या हो जाएंगे, पैट्रियोटिक हो जाएंगे। अगर देश से प्रेम है तो हम क्या हो जाएंगे, नेशनलिस्ट हो जाएंगे। लेकिन एक एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि देश को छोड़ के हमको बिहार से ज़्यादा प्यार हो जाएगा, तो हम क्या हो जाएंगे, एकदम पैट्रियोटिक बोला जाएगा उसको, अब सुप्रीम पैट्रियोटिक बोला जाएगा। पैट्रियोटिज्म में बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ का डाइवर्सिटी नोट सो रिच है, नहीं तो अल्टीमेटली और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ का डिमांड होने लगता है, उन लोगों में कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो वो लोग खुद अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने के लिए सोचते हैं, तो नया नया पार्टीज होके आता है उनका डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कास्ट वाले इशू में बहुत अच्छे तरीके से ये देखा हुआ था कि कास्ट वाला जब चैप्टर जेंडर रिलीजन कास्ट पढ़ रहा था, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है, तो कोई कास्ट अगर मार्जिनलाइज सेक्शन में होगा, उस सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉलिटिकल ग्रुप खड़ा हो सकता है। इसका एक पॉजिटिव कंसिक्वेंस भी पढ़ा था हम लोगों ने, उसका एक नेगेटिव कंसिक्वेंस भी पढ़ा था। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सेवरल पार्टी सिस्टम में क्या होगा आपका, जैसे हमारा कंट्री है इंडिया एंड फ्रांस, यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज़्यादा रिच है डाइवर्सिटी। इसके कारण क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पार्टी होते हैं जो कि इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं एक दूसरे के खिलाफ जीतने के लिए, इन ऑर्डर टू सेव पब्लिक ओपिनियन इज नोन एज सेवरल पार्टी सिस्टम। इंडिया एंड फ्रांस इज द एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक है, अलायंस क्या होता है उसको हमको बहुत बेटर तरीके से समझना है। अलायंस क्या होता है, अलायंस और फ्रंट, जैसे हमारे यहाँ लेफ्ट फ्रंट है और राइट फ्रंट है, जैसे एनडीए एंड यूपीए। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंशियल अलायंस और नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक, समझ में आ गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए और यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और एनडीए। जैसे अब हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं। देखिए हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में अगर आपको गवर्नमेंट को फॉर्म करना है तो आपको 50% प्लस वन सीट लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो अभी टोटल सीट है हमारे पार्लियामेंट में कितना है, 543। ठीक है, वैसे तो 550 है, लेकिन 543, जिसमें से 530 आपका स्टेट से इलेक्ट होके जाते हैं, स्टेट से, और उसमें से 13 कहाँ से आते हैं, 20 को आना था यहाँ से, यूटी से, यूनियन टेरिटरी से, जिसमें से 13 कहाँ से आ रहे हैं, यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं। 7 खाली है, 7 इसलिए खाली है कि पाकिस्तान को कभी हम लोग ऑक्यूपाई करें तो 7 को सीट वहाँ पे डिजोल्यूशन हो उसका सीट का, फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहाँ पे बने और वहाँ पे इलेक्शन हो, तो वहाँ से चुन के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल कोई सीट बढ़ाना ना पड़े। ठीक है, तो 13 अभी है यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, तो 543 का हो गया 271, 272 प्लस वन, 272 प्लस वन। ठीक है, एक तरीके से हो गया ये। तो इतना सीट अगर कोई लेके आ जाएगा, वो क्या कर देगा, गवर्नमेंट फॉर्म कर देगा। गवर्नमेंट फॉर्म करने का मतलब क्या हो जाएगा कि जिस पार्टी का आएगा वो क्या करेगा, उसका पीएम ही लीडर ऑफ द पार्लियामेंट होगा। लीडर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हो। ठीक है, यही एक कॉन्सेप्ट है कि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट का यही कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। ठीक है, 272 सीट लेके आ गए भाई, 272 सीट लेके आ गए, मेजोरिटी में है आप, मेजोरिटी में पड़े हुए हैं। आप गवर्नमेंट फॉर्म कर देंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करने का मतलब क्या होगा कि पीएम आप ही के पार्टी का होगा। सिंपल सिंपल सी बात है, पीएम आपका पार्टी का होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आप ही के पार्टी होगा। मान लीजिए सारे पार्टी, इतने पार्टी लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी इस मेजोरिटी मार्क को रीच नहीं कर पा रहा है, तो बहुत सारे पार्टी क्या करेंगे, एक दूसरे से अलायंस बनाएंगे। जैसे मान लो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, 6 पार्टियां लड़ रही है। ठीक है, 6 पार्टियां लड़ रही हैं। ठीक है, ए पार्टी का आया है तुम्हारा
80 वोट। बी पार्टी का आया है आपका 75 वोट, ठीक है। सी पार्टी का आया है आपका 45 वोट, ठीक है। डी पार्टी का आया है 100 वोट, तो 100 सीट आया है, सॉरी। और ये कितना हो गया, 200, 300, इसका आया है 123, ठीक है। कितना हो गया, 300, 423, और इसका है 120 सीट, 120 सीट, ठीक है। तो क्या कोई भी पार्टी क्या कर रही है, गवर्नमेंट बनाने के लिए मतलब ये नहीं है, एलिजिबल नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी के पास खुद का 272 सीट नहीं है। तो ये पार्टी क्या करेंगी, चारों पार्टी मिल जाएंगे आपस में, क्या देखेंगे, 273 होता है, 120, 243 हो गया, ठीक है, 243 हो गया, और कितना होगा, 343, तो आराम से हो गया, ठीक है। चाहे मान लीजिए कि सी, ई और एफ मिल गए, सी, ई और एफ मिल गए, ठीक है, ई, ई और एफ, तो कितना होता है, 123, 120 और 45, ठीक है। 5 3 8, 4 2 6, 2 8, और 1 1 2, ठीक है। 288 सीट है। तो सी, ई और एफ मिल के क्या गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सी, ई, एफ मिल के, तो अब कितना बचे, ए बी डी बचा, ए बी और डी कितना है, 80, 75 और 100, ठीक है। 80 155, 255, ठीक है, 255 सीट है। तो ये गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर रहा है, इसी को बोला जाता है अलायंस और फ्रंट, ठीक है। ये तीन गवर्नमेंट मिलके क्या करेंगे, तीन मतलब जितने पार्टी मिलकर अगर मेजोरिटी सीट को क्रॉस कर जा रहे हैं उन्हीं का गवर्नमेंट बन जाएगा, तो ये अलायंस वाला गवर्नमेंट होता है, ठीक है। ये समझ उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, जो नेशनल पार्टीज, जो हमारे नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज क्या होते हैं, नेशनल पार्टीज का क्राइटेरिया क्या होता है, नेशनल पार्टीज बनने के लिए क्या करना होता है, कौन रिकॉग्नाइज करता है उनको। तो स्टे ट्यून विद आदित्य क्लासेस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।